नमस्कार दोस्तों। हमें आशा आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी का आनंदनीय इसमें स्वागत है। दोस्तों, क्या आप मानव संसाधन के बारे में जानते हैं? क्या इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि आखिर मानव को मानव संसाधन क्यों कहा जाता है? संसाधन तो मानव की जरूरतों को पूरे करने वाले होते हैं, लेकिन इस मानव को ही संसाधन क्यों कहा गया है? और हर देश के मानव को अलग अलग मानव संसाधन का दर्जा क्यों दिया गया है? कोई देश विकसित है, कोई देश विकासशील है, वो क्यों? आपने कभी सोचा है? दोस्तों, ये सारा खेल आपके मानव संसाधन का है। कोई देश अपने मानव संसाधन को बेहतरीन बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल पर खर्च अधिक करता है, वो देश विकसित होता है। दोस्तों, इन सभी सवालों को जानने के लिए हम इस सेशन में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 5 है और आपके यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आपके ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मानव संसाधन, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो मानव है, वो जो भी राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के वो सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मतलब जब लोगों के लिए, जब कोई प्रकृति चीज को यूज कर रहे हैं तो वो उसी समय के लिए उपयोगी होती है जब उसको वो यूज कर रहे होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं को लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्रकृति को चीज दी हुई है, लोगों की जरूरतें, लोगों के आवश्यकता के अनुसार ही उसे अपने यूज के अनुसार उसे परिवर्तन कर लेते हैं उस संसाधन को। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। जो भी लोग स्वस्थ होते हैं, शिक्षित होते हैं और अभिप्रेरित होते हैं, ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतें के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करते हैं। देखिए, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जो और भी संसाधन विश्व में वितरित हैं, वैसे मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे किसी देश की जनसंख्या अधिक है, किसी देश की जनसंख्या कम है। आप समझ रहे होंगे। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है? अपने उनकी शिक्षा के अनुसार, वो अपनी आयु के अनुसार, वो अपने लिंग के अनुसार वे एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए वो देश में या पूरे विश्व में एक जैसे समान नहीं है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। उनकी संख्या भी बदलती रहती है, उनके लक्षण भी चेंज होते रहते हैं। देखिए, एक डायग्राम दिखाया गया है कि मेरे गांव में लोग हैं 1000 लोग हैं मेरे गांव में। ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं और ये बच्ची बोल रही है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। देखिए, संसाधन, मानव संसाधन कैसे अलग जगह वितरित है, अलग अलग जगह पर। देखिए, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? ये शिक्षिका बोल रही है। आप बताइए, कमेंट कीजिए। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ये विद्यार्थी बोल रहे हैं विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। ये शिक्षिका के आंसर का जवाब दिया है बच्चों ने। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? आप इसको कमेंट कीजिए। तो देखिए, समझ रहे हैं आप? इस डायग्राम के माध्यम से जनसंख्या के वितरण को कैसे समझाया गया है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ट्रेनिंग देने के लिए, उनका कौशल बढ़ सके, जो अपने रोजगार अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक गुणवत्ता को प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। मतलब इस तरह से हम इनको कौशल प्रदान करें जिससे लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। आगे देखेंगे जनसंख्या वितरण। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारी क्लास में 500 विद्यार्थी हैं, हमारे स्कूल में, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। जैसे विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग क्लास में बटी हुई है, वैसे ही हमारे देश में, हमारे विश्व में जनसंख्या वितरण है। वैसी जनसंख्या वितरण है, मतलब किसी देश में जनसंख्या अधिक है, किसी देश में जनसंख्या कम है। इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ पर, जमीन पर जहां हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से लोग फैले हुए हैं उसे हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या, ध्यान रखिए, ये नोट करने वाली बात है,
विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। देखिए, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग, कितनी, 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, मतलब समान नहीं, अत्यंत असमान है। कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर सघन तो कहीं पर विरल। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। मतलब कहां पर, कहीं पर तो जनसंख्या अधिक है, कहीं पर जनसंख्या कम है। दक्षिण और, देखिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, नोट कर लीजिए इसे, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। यहां पर लोग अधिक मात्रा बसे हुए हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों में क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। उच्च अक्षांश क्षेत्र हो रहे हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, उच्च पर्वत, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में ये लोग बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वहां उनके संसाधन कम है जीने के लिए। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए, जो विषुवत वृत्त के दक्षिणी की भाग है, विषुवत वृत्त के दक्षिण का भाग है, उसकी अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि वहां स्थल आकृतियां बहुत अधिक हैं आपके उत्तरी में। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों, कौन कौन से महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कितना, 3/4 लोग। देखिए, 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ये चीज थोड़ी फैक्चुअल है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बनाया जा सकता है और ऐसे ही बनते स्टेटमेंट। अब देखिए, महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या, देखिए, ये मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग इसमें दिखाए जाएंगे, समझेंगे कितना इनका अनुपात है जनसंख्या का, कितने लोग रह रहे हैं। ये उत्तर अमेरिका में रहते हैं और ये आपके, अब देखेंगे, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह रहते हैं। ये एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहने वाले लोग और अफ्रीका में रहने वाले लोग ये हैं। अब देखिए, इनमें किनका अनुपात ज्यादा है। देखिए, एशिया के लोग इसमें ज्यादा मिलेंगे आपको, एशिया में जनसंख्या ज्यादा है। और इसमें आप देखेंगे सबसे कम ओसेनिया है ना, एक व्यक्ति दिखा है इसमें, और आप देख ही सकते हैं। तो यह है महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या कैसे वितरित है। देखिए, इन्होंने यहाँ पे दिखाया गया है कि देश और जनसंख्या मिलियन में। तो उन्होंने डाटा पुराना दिया है, लेकिन अब तो पहले नंबर पे हमारा भारत आ चुका है जनसंख्या में, है ना। अब देखिए, अब देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व। हमने जनसंख्या वितरण देख लिया, जनसंख्या का वितरण कैसे हो रहा है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, किन किन देशों में अधिक जनसंख्या है, किन देशों में कम है। अब हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व देखिए, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं, है ना। देखिए, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए तो आप इसे गलत मत करना। एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व। तो ये चीज थोड़ा फैक्चुअल है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में। देखिए, अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो देखेंगे, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एशिया में हो गया, दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात पूर्वी एशिया में, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में। यहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब देखिए, इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। इन्होंने, देखिए,
जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यह विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर लोग ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व कम हो गया। जब क्लासरूम में बच्चे अधिक हो जाते हैं तो जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया। यही कहना चाह रही है। क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। मतलब जो सभा भवन है ना, पर उसका भी जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। तो यही बात समझा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले लोग, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन से हम देखेंगे। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में आप देखेंगे स्थलाकृति जैसी स्थलाकृति कैसी है। अगर वह स्थलाकृति समान है मैदान रूप में तो वहां पर लोग अधिक रहेंगे। वह स्थलाकृति पहाड़ के अनुसार है, पर्वतीय है, तो वहां पर लोग कम रहेंगे। देखिए, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। लोग पर्वतों पर और पठारों पर रहना कम पसंद करते हैं, वो मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। मतलब यहाँ पर खेती कार्य किया जा सकता है, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर सर्विसेज दी जा सकती है, सेवाएं दी जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अधिक रहते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हैं। देखिए, गंगा के जो मैदान है वो विश्व के, ध्यान रखिए, विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है गंगा के मैदान। देखिए, विश्व में इसका नाम हो रहा है। जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत विरल हैं, बसे हैं, मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है। अब देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला हमारा एक और कारक है, वो क्या है? जलवायु। जलवायु कारक है। देखिए, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहां उनके रहने योग्य जलवायु नहीं है, वहां पर जनसंख्या बहुत कम है, और वहां पर वही रहते हैं जो अपने आप को उस जलवायु के अनुरूप ढाल लेते हैं। अब आप भारत का कोई व्यक्ति जाए और वहां रहे, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको रहने की आदत यहाँ की है, तो वो वहां पर अपने को मेंटेन नहीं रख पाएगा, और वहां के व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकते। वही बात है। अब देखिए, मृदा। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक और कारक क्या है? हमारा मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। तो उपजाऊ मृदाएं क्या करती है? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, मतलब वहां पर कृषि, खेती संबंधित कार्य अधिक होते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान उपजाऊ है। चीन में हुआंग ही, चांगजियांग, ये उपजाऊ क्षेत्र है, तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है, और वो निक्षेपण, अवसाद उपजाऊ होता है, और वहां पर फसलें अच्छी मात्रा में पैदा होती है, जिससे लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए इस क्षेत्रों में बसते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, जलवायु को, ये आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आपका एक और कारक आ गया, जल। देखिए, जहां जल स्वच्छ होगा लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे। देखिए, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो, मतलब पीने वाला जल, खारा जल ना हो, लवड़ी जल ना हो, अलवड़ी जल हो। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो मिट्टी है उपजाऊ नहीं है मरुस्थलों की, और जो विश्व की जो नदी घाटी वाले क्षेत्र है वो घने बसे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, जल आसानी से मिल जाता है वहां पर, और आपके मरुस्थल में जल आसानी से नहीं मिलता। अब देखिए, खनिज देखेंगे आप। खनिज क्या है? खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। जहां खनिज अधिक पाया जाता है, लोग वहां पर अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें, देखिए, हीरे खान कहां पाई जाती है? हीरे की खान दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। मतलब जहां संसाधन, जहां लोगों की आजीविका चल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आगे इसमें देखेंगे आप, हमने भौगोलिक कारक बता दिए। अब हमारे आ रहे हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो इन क्षेत्रों में लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। देखिए, आर्थिक कारक में आप देखेंगे, आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं?
उद्योग क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, इसे नोट कर लीजिए, जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर उद्योग क्षेत्र अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अधिक मात्रा में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप भी उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पर आपको रोजगार मिल सके। जहां रोजगार ना मिल रहा हो, वहां पर आपके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होगी, समस्या होगी, तो आपको दिक्कत होगी रहने से, इसलिए आप वहां नहीं रहेंगे। तो आप उसी जगह पर रहेंगे जहां पर आपकी सारी चीज मिल रही हो, आपको रोजगार मिल रहा हो, आपको खाने की रोटी मिल रही हो, आपको पीने के लिए अच्छा जल मिल रहा हो, आपकी जलवायु आपके अनुसार हो, तो आप वहां पर रहना ज्यादा अधिक पसंद करेंगे। अब देखिए, अब इसके अलावा आता है हमारा सांस्कृतिक कारक। जहां पर धार्मिक कार्य होते हो, कोई सांस्कृतिक कार्य होता हो, वहां पर लोग रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी इनकम होती है। लोग वहां पर दूर दूर से आते हैं, विभिन्न तरह की संस्कृति हमको सीखने को मिलती है, लोगों से नई नई मुलाकात होती है। देखिए, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण है। देखिए, आप इनके उदाहरण को नोट कर सकते हैं, जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां से अगर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है आपके मेंस में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। देखिए, अब देखिए सामाजिक कारक क्या है। देखिए, सामाजिक कारक मतलब यह है कि हमें अच्छा आवास मिल रहा हो, हमें अच्छी शिक्षा मिल रही हो, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी हो रही हो, वो हमारे सामाजिक कारक हैं। अगर वो ऐसी चीज हो पा रही हैं, तो लोग वहां पर अधिक मात्रा में रहेंगे। देखिए, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे पुणे, पुणे को आप देख लेंगे, वहां पर अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा आवास है, अच्छी शिक्षा है, इसलिए लोग वहां पर अधिक रहते हैं। अब देखिए शब्दावली, देखिए जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जिस वर्ष में जो व्यक्ति जीवित रहते हैं, उनकी क्या आशा है ना, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी उनकी जीवन प्रत्याशा होती है ना। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन, आप देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन होता कैसे है। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जनसंख्या परिवर्तन मतलब क्या है? लोगों की संख्या में परिवर्तन होना एक निश्चित समय अवधि में। हमें देखो, हमने क्या कहा, आपको रटना कुछ नहीं है, बस चीजों को समझना है। जनसंख्या परिवर्तन बोलेंगे तो संख्या में परिवर्तन से है, एक समय अवधि में, है ना, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है जनसंख्या परिवर्तन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, विश्व की जनसंख्या कभी स्थिर नहीं रही है, वो घटी है, बढ़ी है। आप खुद अनुमान लगाइए, खुद सोचिए, विचार कीजिए कि विश्व की जनसंख्या कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कैलिफोर्निया जो प्रांत है अमेरिका का, जो एंजल वेल शहर है, वहां पर कितनी भयानक आग लगी हुई है। तो वहां के जनसंख्या प्रभावित तो हो रही है ना, हो रही है। पूरी अमेरिका प्रभावित होगी उससे, पूरी अमेरिका छोड़ो, पूरा विश्व प्रभावित होगा भाई, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अमेरिका से बहुत लोगों जुड़ी हुई है, बहुत देशों की, अन्य देशों से लोग वहां पर रोजगार के लिए जाते हैं। आप समझेंगे, तो ये सारी चीजें हमें प्रभावित करती है हमारे रहने के लिए। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। देखिए 1800 तक क्या होता है, 1800 तक तो विश्व की जनसंख्या बिल्कुल धीमे धीमे बढ़ी हुई है। फिर इससे आगे क्या होता, देखिए बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी उस समय 1800 ईस्वी में। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। उस समय उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि बच्चे जन्म लेते थे लेकिन वो जल्दी मर जाते थे, क्योंकि वहां पर उचित सुविधाएं स्वास्थ्य वाली नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था उस समय 1800 ईस्वी में। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। जब संसाधन ही नहीं थे तो कैसे अनाज पैदा कर पाएंगे, बताइए, संसाधन ही नहीं थे उस समय। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इसके सबके परिणाम स्वरूप देखेंगे जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। भाई संसाधन थे, वो प्राकृतिक थे, लेकिन लोगों को कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बातों पर विशेष ध्यान नहीं था। इसलिए वो अपनी चीजों को, अपनी आवश्यकता की चीजों को प्राकृतिक से नहीं अर्जित कर पा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था हम अपनी चीजों को कैसे
यूज कर पाएंगे जैसे आज कर रहे हैं। देखिए सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। देखिए कब हो गई थी? 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 1 से 50 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची। मतलब अब जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए, है ना। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है ना। आप समझ रहे होगे। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। देखिए जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी उनकी जनसंख्या 6 अरब हो गई 1999 में। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है रही। इस समय भी जन्म दर अधिक रही, लेकिन इस समय लोग अधिक जी पा रहे थे क्योंकि उस समय खाने पीने की चीजें आसानी से मिल रही थी और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही थी। इस वजह से जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जो जन्म है वो जन्म को साधारणतः किसमें? जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर बोलेंगे अर्थात, अब देखिए जन्म दर की परिभाषा से बता रहे हैं। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मतलब 1000 व्यक्तियों में जीवित कितने जन्म हुए हैं, कितनी संख्या है, उसको मापा जाता है। आप देखेंगे मृत्यु दर को, आप देखेंगे जो ये तो हो गया जन्म दर, ये हो गया जन्म दर। मतलब 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है, जीवित व्यक्तियों का जन्म हुआ है। और मृत्यु दर को आप देखेंगे प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को में मापा जाता है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आपका जन्म दर हो गया और मृत्यु दर को आप देखेंगे 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या आपका मृत्यु दर हो गया। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। कोई क्षेत्र है यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके क्या बोलेंगे? प्रवास बोलेंगे। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जो आदमी जन्म लेता है मरता है वो क्या है? वो जनसंख्या परिवर्तन के एक प्राकृतिक कारण है, नेचुरल है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कोई देश है उस एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए विश्व में आप देखेंगे, इससे हम पहले देख लें विश्व जनसंख्या वृद्धि, है ना। 500 ईसा पूर्व में आप देखेंगे 100 मिलियन लोग थे और 0 ईस्वी में 170 मिलियन लोग थे और 1000 ईस्वी में 265 मिलियन लोग थे। 1500 ईसा पूर्व में आप देखेंगे, 1500 ईस्वी में देखेंगे आप 425 मिलियन लोग थे ईस्वी में, है ना। 1800 ईस्वी में आप देखेंगे 900 मिलियन लोग और 1900 ईस्वी में आप देखेंगे 1625 मिलियन लोग। देखो कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। 1950 में आप देखेंगे जनसंख्या आपके 25 मिलियन हो गई। 1974 में आप देखेंगे आपकी जनसंख्या बढ़कर के 4000 मिलियन हो गई। देखिए 2500 से लेकर 4000। आप 1999 में देखेंगे जनसंख्या बढ़कर के हो गई है 6000 मिलियन। और जब 2025 की बात आप देखेंगे, 2025 में ये जनसंख्या इसमें दिखाई गई है, देखिए 8525 मिलियन। देख रहे हो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, तरक्की है जनसंख्या की, है ना। लेकिन वही है कि जनसंख्या बढ़ना बोझ नहीं है, लेकिन ये बात मान लें अगर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी कौशल, अच्छी शिक्षा मिले तो लोग इस संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि आप देखेंगे मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो रहा है तो वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। जैसे इसमें दिखाएगा, देखिए या मृत्यु दर कम है, जन्म दर अधिक है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि है। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है, मतलब एक समान रहती है। जैसे देखिए आप तराजू में दिखाया गया जनसंख्या इस तरह है और यहाँ जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या स्तर में आप देखेंगे ये जन्म दर मृत्यु दर बराबर है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना आप देखेंगे जनसंख्या कम होना। जैसे कि मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है तो इसमें जनसंख्या की कमी हो रही है। तो ये आपको फिगर समझ में आया होगा। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। देखिए जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का जो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि
दर का तीव्रता से बढ़ना, यह है। देखिए शब्दावली पे आप ध्यान देंगे, क्या है आप्रवास, क्या होता है आप्रवास। देखिए जब व्यक्ति नए देश में जाता हो, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, कहीं जाकर रहने लगते हैं, तो वो हमारा आप्रवास हो गया, और हम उसको छोड़कर चले आए तो वो हमारा उत्प्रवास हो गया। मतलब जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो वो हमारा उत्प्रवास कहलाता है। तो आपका आप्रवास और उत्प्रवास आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रवास एक अन्य कारण है, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। कहीं किसी देश में जनसंख्या कम है, अगर कहीं से लोग आकर वहां पर आ जाएं तो उस देश का जनसंख्या बढ़ जाएगी, है ना। देखिए प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, मतलब जिस देश को आप छोड़कर जा रहे हैं तो आप वहां के उत्प्रवासी हैं, और जिस देश में आप जाकर रह रहे हैं वो आपका अप्रवास हो गया, है ना। तो उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, है ना। जैसे आप कहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो अपना देश छोड़ा और प्रदेश चल दिए। कोई लोग अपने देश भारत को छोड़ के अमेरिका में नौकरी करने जा रहे हैं, रूस में नौकरी करने जा रहे हैं, और भी देशों में नौकरी करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया, अपने देश का उत्प्रवास कर दिया, और उस देश में जो रह रहे हैं उस देश में जाकर के उन्हें अप्रवास कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके 25 मई 2025 की प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ये मेंस में भी काम करेंगे। मेंस में कुछ अलग नहीं पढ़ना आपको, आपको मेंस में कुछ और अलग से नहीं पढ़ना, आप इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बनाएंगे, और यही से क्वेश्चन बनते हैं, बस वो करंट से थोड़े अपडेट रहते हैं, चीजों को घुमा घुमा करके। अगर यदि आपने सही समझ रखा है इसको, तो आपको कोई नहीं फंसा सकता। इसलिए आपकी एनसीईआरटी की पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है आपके एग्जाम से पहले। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी कर ले जाते हैं, अगर आप एनसीईआरटी सही से कर ले जाते हैं तो आपके ऑप्शनल का 50% कोर्स यही से कवर हो जाता है, 50%। देख लीजिए, क्योंकि अब बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में अब तो ऑप्शनल हटा दिया गया है, तो अब इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। अब तो हमें केवल यूपीएससी से संबंधित पूछना है, पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 250, 150, 200 शब्दों के बनते हैं, तो हमें उसी के अनुसार ही हमें चीज बनानी है। तो हमें उसके लिए इतना ही पढ़ना काफी है, ज्यादा नहीं है, तो आप समझेंगे। तो ये 50% आपका कोर्स कवर करता है ये। देखिए इसलिए इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ें, और आपके एग्जाम प्रीलिम्स में आपके यहां से मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट 50 से लेके 52 क्वेश्चन हर साल मिले हैं। देखिए 5 सालों का आप पीवाईक्यू देख लीजिए, उनसे एनालिसिस कीजिए, आपके हर साल में 50, 52, 51, 48 ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से। तो ये बहुत बड़ा रोल है भाई, हमें अपनी एग्जाम निकालनी है अपने रणनीति से, हमें तकनीक अपनानी है। जो मिल रहा है हम वो पढ़ ले, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों इसलिए आप हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। देखिए आगे हम चलते हैं। हम देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है ना। आपके संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देशों में इन जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, मतलब यहां पर लोग आए हैं और गए, है ना। इसका कहने मतलब ये है, जैसे ये यूएसए हो गया, हम अपने देश से नौकरी करने जाते हैं और भी देश से वहां पर नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर डॉलर मिलता है, हमारे यहाँ की तुलना में वहां का पैसा अधिक है, वहां सैलरी हमारी अधिक बनती है। भले ही हम दिनों में आते हो, लेकिन हम गए एक बार के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, तो हम यहाँ कमाएंगे 10 साल, वहां कमा लें हम 2 साल में, इसलिए वो जाना पसंद करते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, मतलब वहां पर जाकर के लोग रहने लगे, इसलिए इन देशों में वहां की जनसंख्या बढ़ गई है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया है, मतलब यहां से लोग सूडान देश छोड़ करके अन्य देशों में जाकर रहने लगे हैं, इसलिए सूडान देश की जनसंख्या कम हो गई है, इसलिए वहां पर उत्प्रवास बोलेंगे। तो आप आगे देखिए,
अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास है ये, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जो कम विकसित राष्ट्र हैं उन कम विकसित राष्ट्रों से वो अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। क्यों? अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज के लिए, पैसा कमाने के लिए। भैया हमें पैसा कमाना है ना। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते। देखते नहीं, बोलते हैं कि भाई गांव से शहर चलो क्योंकि वहां पर स्कूल अच्छे हैं, सड़कें अच्छी बनी हुई है, पार्क है, वहां पर बिल्डिंग अच्छी है, रोजगार मिल जाते हैं वहां पर। हम अरे पुलिस पुलिस सुविधा अच्छी है, हॉस्पिटल नजदीक में है, कोई दिक्कत होती है तुरंत फोन करो। तो ये सारी चीजें जहां अधिक मिलती है लोग वहां ज्यादा जाते हैं, है ना। जैसे गांव से लोग शहर में आते हैं। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, क्या प्रतिरूप में देखिए जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है ना। ये तो हम पहले से पता करते चले आ रहे हैं कि जो विश्व के जो अलग अलग देश हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि दर भी अलग अलग है ना। चित्र 5.5 में देखेंगे यदि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, अगर विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। सभी देशों में जो वृद्धि है क्या अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, जो केन्या है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। केन्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है केन्या में। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। केन्या में स्वास्थ्य सुधार हो गया है इसलिए लोगों की मरने की संख्या पर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है केन्या की। तो इन्होंने एक बात केन्या की बात रख दी है, केन्या के माध्यम से उन्होंने समझा दिया है। अब देखिए अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम ना, यूके में निम्न जन्म दर, देखिए निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है ना। जन्म भी कम रहे और जन्म दर भी कम है उनकी और मरने की दर भी कम है, इसलिए वहां की जो यूनाइटेड किंगडम जो देश है वहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर कैसी है? मंद है, बिल्कुल धीमी है। तो ये उन्होंने दिखा रखा है ना। देखिए अति उच्च जनसंख्या जिसमें 3% से अधिक जनसंख्या, जैसे आपके ये दिख रहे हैं जो नीले नीले भाग दिख रहे हैं आपको, है ना, इस इनमें जनसंख्या 30% से अधिक है। और आप देखिए जो आपको उच्च 2 से लेकर 2.9 है ना, ये आपके पाकिस्तान ये वगैरह हो गया, अफगानिस्तान वगैरह, इनमें कितना है? उच्च मतलब 2 से लेकर 2.9%, यानी 2 से 2.9%। आदर्श आप देखेंगे 1 से लेकर 1.9, तो जो देश उनमें आदर्श है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस देश इस मैप का, और जो हमने आपको बताया है कि आप अपने पास एक एटलस रखे होंगे और एटलस से आप इन्हें खुद देखिए तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। जब एग्जाम का टाइम आता है, हाँ मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, तनाव में चले जाते हैं। लेकिन जो चीज अगर आप अभी से कवर कर रहे हैं तो उस समय आपको टेंशन होगी नहीं, बल्कि आपको खुशी होगी अपने एग्जाम की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एटलस से इसको मिलान कीजिए कौन से देश कहां पर है ना। अब देखिए जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन देखिए जनसंख्या संगठन का मतलब यह है कि लोग किस क्षेत्र में कितने हैं और उस क्षेत्र में स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने लोग रोजगार में हैं, कितने बेरोजगार हैं, और कौन से लोग कौन सा रोजगार करते हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। ये सारी चीज जहां पर मिलती है ना, तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा जनसंख्या संगठन कहलाता है। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। देखिए किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता, है ना। आर्थिक विकास से ना, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, तो यहां पर जनसंख्या अधिक है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। क्यों? क्योंकि भाई जापान में लोगों को स्किल है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उसकी अच्छी है, लोगों के अंदर स्किल है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना जानते हैं, उनको संसाधनों को अपने यूज करना जानते हैं। इसलिए जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है, मतलब पैसे वाला है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है ना। एक संसाधन के रूप में अगर लोगों की अगर हम भूमिका जानेंगे तो उसके लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना होगा। कैसे गुण उनके? देखिए लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसायों और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं ना। क्योंकि देखिए सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कोई
उच्च पढ़ा लिखा है तो कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई स्वस्थ है तो कोई बीमार है ना? तो ये सभी अलग अलग होते हैं, है ना? अलग व्यक्ति है। इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। क्या करता है? जनसंख्या संगठन है वो जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देखिए इसमें बताया गया, देखिए ये है दादी बोलती हैं कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। आपने भी कहानी सुनी होगी, है ना? दादी खूब कहानी सुनाती है, दादा बहुत कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, और राजा को इतने लंबे लंबे पेड़, जैसी जमीन पर रखा पेड़ और धाए, धरती में गड्ढा हो गया, है ना? ये सारी आदर्श बातें, ऐसे गड्ढा अड्डा होता नहीं है, लेकिन ये सुनाते हैं ना, जिससे बच्चे थोड़े आकर्षित हों। तो ये देखिए बच्चों कैसे कहानी सुना रही है ना, उनको थोड़े दिमाग को विकसित कर रही है, जानने की चेष्टा, सीखने की चेष्टा। अब देखिए ये इंजीनियर साहब है, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं पुल बनाता हूँ। देखिए इनका काम अलग हो गया और दादी माँ का काम ना अलग हो गया। अब देखिए गृहिणी है, मैं घर की देखभाल करती हूँ, माता जी बहन जी जो होती है ना, मैं घर की देखभाल करती हूँ, वो भी जरूरी है भाई, वो भी जरूरी है। देखिए अब ये जो डीजे बजता है ना, डीजे, उसमें नाचते गाते हैं ये, है ना? तो मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, है ना? तो आप गाने पर आप नाचते होंगे, डीजे सुनते होंगे। अब देखिए मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, मतलब ये एक तरह से वैज्ञानिक है ना? वैज्ञानिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। और ये किसान है कि मैं किसान हूं जो सभी लोगों के लिए अनाज पैदा करता हूं। देखिए अगर ये किसान अगर ना हो तो आप समझ सकते हैं देश की जनसंख्या रह पाएगी क्या? अरे भैया किसान महान है ना? किसान अन्नदाता है। किसानी ना हो तो ना कहानियां होगी, ना घर की देखभाल होगी, ना कोई संसाधन बनेंगे, कुछ नहीं होगा। तो समाज में हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है। अगर ये लोग ना, अगर ये वैज्ञानिक ना हो तो ये कैंसर की जैसी उपचार की दवा नहीं खोज पाएंगे, किसान बीमार होंगे, मर जाएंगे। तो हर देखो समाज में हर चीज जरूरी है, और जो चीज जिस तरह में मायने रखती है उस तरह का समाज का संगठन बनता है। तो ये इसमें दिखा दिया गया। सोचें प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा, ये आप अपना बताएं, मतलब आप किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप भी एक आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो एक आप भी एक संसाधन है अच्छे वाले, है ना? कितने लोगों का भला करेंगे आप, कितने लोगों की समस्याएं सुनेंगे, कितने लोगों की आशाएं आपके प्रति होंगी। तो दोस्तों बस अपने सपनों में जान रखें, जरूर रखें, और निरंतर पढ़ाई करते रखें, क्योंकि आपकी एग्जाम 25 मई 2025 से अब लगभग 4 साढ़े 4 महीने का समय बचा है, 4.5 का समय नजदीक आता जा रहा है। हमें पढ़ाई तेज करनी है ना? तो आप लोग यहाँ से जुड़ करके अपने PYQ अपने ये सारी क्लासेस करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकेंगे। तो दोस्तों एक और पढ़ है रिक्वेस्ट आपसे, हमारे इस नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और से अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों ये हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं, है ना? आगे देखते हैं कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है, क्या जानने में सहायता करता है? कि कितने पुरुष हैं। जनसंख्या संगठन ये जानने में सहायता करता है क्या, कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। ये जनसंख्या संगठन से मालूम पड़ता है। उनकी आय का स्तर क्या है, मतलब कितना कमाते हैं वो, और स्वस्थ दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचि पर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। मतलब ये सारी हम पिरामिड के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, है ना? जैसे मान के चलो कि शुरू में बच्चे भोजन ले रहे हैं, शुरू में बच्चे भोजन ले रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, बच्चे की संख्या घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और लास्ट तक आप देखते हैं पिरामिड छोटा होता जाता है समय के अनुसार। देखिए एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है क्या, देखिए कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु के वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे 5 से लेकर 9 वर्ष, 10 से लेकर 14 वर्षों में, है ना? कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है। ये जो वर्ग है ना, इसमें वर्ग में आपके स्त्री और पुरुष अलग अलग है ना? जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या, है ना, 15 वर्ष से नीचे। निचले भाग में आप देखेंगे, निचले भाग में दिखाई गई है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों जो 65 वर्ष से अधिक है की संख्या दर्शाता है, और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए एक जनसंख्या पिरामिड, है ना? और इसमें आप देखेंगे ये परसेंट दे रखा है, प्रतिशत, है ना?
और ये बीच में जो कलर दे रखा है ना, ये कलर जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये स्त्रियों वाला है, और ये ग्रीन कलर ये पुरुषों वाला है ना। तो आप अनुमान कीजिए कि समय वैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आप देखेंगे लास्ट तक पुरुष अधिक जिंदा रह पा रहे हैं कि स्त्री ज्यादा अधिक जिंदा रह पा रही है, जीवित रह पा रही है। देखिए है ना, आयु वर्ग में, आयु वर्ग वर्ष में आप देखिए, इस इधर स्त्री हो गई, ये स्त्री, ये स्त्री, ये पुरुष हो गए, है ना। तो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो देखिए 8% से अधिक इस तरह इसका है, पुरुषों का और महिलाओं का भी है। लेकिन जैसे ये 5 से 9 वर्ष की अवस्था में पहुंचे यहां से और यहां तक पहुंचे तो ये 8% से कम हो गया, महिलाओं का भी 8% से कम हो गया, मतलब वो किसी भी कारण से वो उनका एक्सपायर हो गए, मतलब वो डेथ हो गई, इसलिए उनका जो स्तर था जीने का वो कम हो गया। जैसे ये 10 से 14 वर्ष तक पहुंचे यहां तक तो ये परसेंट 6% पहुंच गया, मतलब जनसंख्या और भी कम हो गई। और ये यहां तक भी महिलाओं का भी 6% के आसपास ही रहा, है ना। इस तरह से आप देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये 85+ उम्र क्रॉस करते हैं ना तो आप देखेंगे ये 0% से कुछ ही अधिक है पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की कुछ ही अधिक है ना। तो यहाँ पर भी थोड़े पुरुष अधिक जीवित हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ में। तो ये जो पिरामिड बना है ना, ये जनसंख्या के जीने का बताता है। हम पिरामिड जनसंख्या के वितरण का भी बना सकते हैं, हम पिरामिड जनसंख्या की जन्म दर मृत्यु का भी बना सकते हैं, हम जनसंख्या का पिरामिड हम रोजगार का भी बना सकते हैं। बस देखिए कब कौन सी अवस्था में रोजगार अधिक कर रहे हैं और कौन सी अवस्था में रोजगार कम पा रहे हैं, कब बेरोजगार हो रहे हैं, बस हमें वो ध्यान रखना चाहिए, पिरामिड वैसा ही बन जाता है। देखिए यह त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है, इन्होंने पूछा और इन्होंने आंसर दिया इस लड़की ने कि यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या है? जनसंख्या पिरामिड है। अब फिर इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि वह क्या है, वह क्या है कि ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं, वर्तमान जनसंख्या को, है ना। अब देखिए क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं? और ये लड़की बोलती है हाँ अवश्य, हम तीनों देश का अध्ययन करते हैं। तो देखिए उन्होंने इसके माध्यम से समझा दिया। देखिए आप केन्या का पिरामिड देखेंगे, ये क्या है? केन्या। तो देखिए ये जब बच्चा 0 से 4 वर्ष का होता है तो पिरामिड देखिए 10 से, आधार कितना चौड़ा है, आधार कितना चौड़ा है देखिए, और शीर्ष कितना पतला है। तो आधार देखिए 0 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए कितना हो रहा है? 10 से अधिक हो रहा है, 10% से अधिक हो रहा है, और सेम महिलाओं के लिए भी हो रहा है। और हम जैसे हम 75+ की देखेंगे आप तो देखिए कितना कम हो गया, शीर्ष पतला हो गया, ये 1% से भी कम है ऊपर, है ना। तो देख रहे हैं कि 75 वर्ष तक जाते लोग कितने जीवित रह पा रहे हैं। जितने लोग यहाँ जीवित हैं उतने लोग 75 वर्ष पर अगर जीवित रहे तो पिरामिड हमारा सीधा बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। देखिए जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, जैसे कि पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, मतलब किस देश में कितने लोग आश्रित किस उम्र में अधिक हैं। देखिए एक तो जो शिशु होता है 14 साल तक शिशु, मतलब 0 से लेकर 4 साल तक शिशु हो गया, और 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अधिक अपने माता पिता और किसी अन्य पर डिपेंड होते हैं। जैसे ही आप 75 साल देखेंगे, 65 साल से अधिक देखेंगे, 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, तो वो भी एक किसी न किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, तो वहां का पिरामिड अलग बनेगा। मतलब जहां आश्रित कम है तो वो आधार पतला होगा, और जहां आश्रित अधिक है तो वो आधार चौड़ा होगा। तो ये मेरी बात आपको समझ आ रही होगी पिरामिड वाली। तो देखिए युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के जो किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब 15 वर्ष से कम बच्चे और 65 वर्ष से अधिक युवा लोग ये आश्रित आयु वर्ग में आते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अब देखिए कार्यरत आयु वर्ग देखेंगे आप, 15 से लेकर 65 साल तक के बीच के जो लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया, क्योंकि ये कार्य करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में बढ़ावा देते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। देखिए एक देश का पिरामिड है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, और आधार पर चौड़ा है, और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड में दर्शाया गया है, तो हमें ये दिखा दिया, है ना। अब देखिए आगे, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो, जिन देशों में मृत्यु दर कम हो
रही है युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। मतलब जिन देशों में जो युवा वर्ग है, बच्चे, उनकी मृत्यु कम हो रही है, तो क्या है, तो उनका जो पिरामिड है वो चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र आप 5.8 देखिए, देखिए भारत का पिरामिड है ये। हा? इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। देखिए युवा 15 साल तक युवा देखिए कितना है ना, बहुत कम। देखिए कितना लोग कम हो रहे हैं 15 साल तक। और ये 0 से लेकर 4 वर्ष तक के जो युवा है, वो जो बच्चे हैं, है ना, तो ये 6% से कुछ अधिक है। और महिलाओं को आप देख सकते हैं ये 6 से कुछ ज्यादा है। तो हमारी जनसंख्या जो कार्यरत ज्यादातर कहां तक है, देखिए 15 से लेकर 19 साल, है ना, यहाँ इसका स्तर ज्यादा चौड़ा है। फिर 20 से 24 तक उससे कम हुआ, 25 से 29 उससे भी कम हुआ, 30 से 34 इससे भी कम हुआ। धीमे धीमे आप देखेंगे 75% जब आयु क्रॉस करते हैं तो पुरुष की मृत्यु दर अधिक हो जाती है और महिला की मृत्यु दर कम है आपके भारत देश में, है ना। देखिए नहीं, आपके इसमें दिखाया गया है मैप में, इसमें आरेख में, मतलब महिला अधिक जीवित रह रही है हमारे देश में, पुरुष जल्दी मर रहे हैं। तो भाई अब देखिए ये है भारत का पिरामिड। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है ना। जापान जैसे देशों में आधार पर जो पिरामिड सकरा है। चित्र 5.9 में आप देखेंगे घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। मतलब लोग अधिक मात्रा में जिंदा रह पाते हैं, इसलिए लोग 65 से लेकर 69 साल तक, 60 से लेकर 64 तक, 55 से लेकर 59 तक अधिक मात्रा में जिंदा रह पाते हैं, है ना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य है, उनका संसाधन अधिक मात्रा में जापान के, है ना। वो देखो कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उनका बिहेवियर देखिए जापानियों का। अगर आपने कभी एमएनसी कंपनी में काम किया हो जापानी वाली में, तो आप उनका बिहेवियर देखिए, उनका रूल, वो अपना सेफ्टी फर्स्ट देते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, है ना। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य में होते हैं। जैसे कुशल, है ना, कुशल युवा, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। मतलब किसी देश का क्या है, भविष्य है ये। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं। कैसे भाग्यशाली हैं? कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब हमारे पास मानव संसाधन तो है, लेकिन उस मानव को संसाधन के रूप में यूज करने के लिए हमें शिक्षित किया जाना चाहिए, हमें योग्य बनाया जाना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य है, हमारा कौशल हमें शिक्षित करें, तो हम भी जापान के बन जाएंगे, है ना। तो भाई साहब ये हो गया हमारा आज का चैप्टर फिनिश, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपकी एग्जाम 25 मई 2025 को है, आईएएस पीसीएस की, आईएएस प्रीलिम्स की, है ना। आईएएस आईपीएस या अन्य अधिकारी की जो एग्जाम होती है, आईएफएस वगैरह, तो आपकी एग्जाम 25 मई को है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आप समय का इंतजार ना करें कि 2 महीने बचेंगे तभी करेंगे, नहीं, आप तैयारी में अभी जुड़ जाएं और हम आपकी तैयारी को एक अच्छा आयाम देने के लिए हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप वहां पढ़िए, है ना। तो हम तो आपका बेस्ट देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही आपका 25 मई है। लक्ष्य यूपीएससी 2025 बेस्ट, मतलब इसी के अंतर्गत है, और आपका हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, 25 मई 2025। दोस्तों हम आपको वो कंटेंट देंगे और हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जिससे आपकी एग्जाम क्वालिफाई होगी। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है हम वो पढ़ा रहे हैं, वो क्या छोड़ना अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत है आपकी एग्जाम। दोस्तों इसलिए आप इस सेशन को लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे दोस्तों इस एग्जाम में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हों, जिन्होंने पास अभी कोई कोचिंग नहीं है, कहीं पढ़ भी नहीं पा रहे और उनका एग्जाम देने का मन है, तो इससे जुड़ करके वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।